हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पर आधारित है। अभी तक हमने जनवरी 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया हुआ है। प्रत्येक चैप्टर को या फिर प्रत्येक पार्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ा है। जैसे कि जो जनवरी 2023 में पढ़ा गया है, उसी तरीके से फरवरी 2023 के करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे। जैसे राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, पर्यावरण के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशू, सामाजिक मुद्दे, सभी के बारे में सेक्शन वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होगा। जैसे पढ़ते हैं कि शासन, राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत पढ़ेंगे ऑडिट डेटा मानकीकरण, संसदीय विशेषाधिकार, मेयर महापौर का पद, न्यायिक बहुमतवाद, इंटरनेट शटडाउन और इससे संबंधित सुर्खियां, जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल के नाम एवं चुनाव चिन्ह का निर्णय लिया, उसके संदर्भ में, और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, आपदा राहत कूटनीति, भारत कतर संबंध, भारत रूस संबंध, संबंधित सुर्खियों के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे ईएसजी मानदंडों पर विनियामकीय ढांचा, म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, स्वयं सहायता समूह, कृषि मशीनीकरण, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, निवेश संरक्षण, सरकारी प्रतिभूतियां, बैंकों के विलय इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा के संबंधित टॉपिक में पढ़ेंगे समुद्री सुरक्षा, भारत से रक्षा निर्यात, जीवन ग्राम कार्यक्रम के बारे में, सैन्य कार्यक्रम, स्पाई बैलून इत्यादि के बारे में, सोशल के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण से संबंधित टॉपिक में पढ़ेंगे ई अपशिष्ट संशोधन नियम 2023 के बारे में, एथेनॉल मिश्रण के बारे में, मैंग्रोव, पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय कृषि, जल संवेदनशील शहर, समुद्री जल स्तर में वृद्धि, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, पहला सिंक्रोनाइज्ड गिद्ध सर्वेक्षण इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में जो टॉपिक आते हैं, जैसे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, विशेष रूप से कमजोर जातीय समूह, हाथ से मेला उठाना, जेंडर बस्टिंग, कार्यबल में महिलाएं इत्यादि के बारे में इसमें पढ़ेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, जैसे भारत में लिथियम के भंडार, गगनयान, चंद्रयान 3 के बारे में, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के उपग्रह के बारे में इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में, किलाड़ी उत्खनन के बारे में, अट्टिकल पोंगल या संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। नीति शास्त्र के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है ऑडिट डेटा मानकीकरण के बारे में। ऑडिट डेटा मानकीकरण, ऑडिट में डेटा मानकीकरण सुर्खियों में क्यों रहा है, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं। हाल ही में भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सरकार ने ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया है। किस चीज़ को अपनाने का आग्रह किया है? कैग ने, जो हमारे भारत के ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उन्होंने सरकार से ऑडिट डेटा मानकों को अपनाने का आग्रह किया। कैग के संदर्भ में संबंधित तथ्य है कि कैग ने कहा है कि इससे अलग अलग विभागों, एजेंसियों द्वारा रख रखाव किए जा रहे डेटा जानकारी के बेहतर विश्लेषण के लिए उन्हें सुगम तरीके से व्यवस्थित किया जा सकेगा। इसके संदर्भ में इन्होंने यह बात कही है। अब पढ़ते हैं डेटा परीक्षा या ऑडिट की वर्तमान प्रणाली क्या है। इसकी एक वैधानिक प्रणाली होती है और एक आंतरिक लेखा परीक्षा होता है। वैधानिक लेखा परीक्षा के अंतर का तात्पर्य है कि कैग द्वारा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की एजेंसी के माध्यम से की गई लेखा परीक्षा से यह संविधान और उसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्य कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार कैग को निम्नलिखित कार्य हैं। इसके अंतर्गत केंद्र की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि से किए गए सभी प्रकार की व्यय की लेखा परीक्षा करना और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की आकस्मिक निधियों एवं लोक लेखाओं से संबंधित सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करना होता है। कैग को केंद्र या राज्य या विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन किसी भी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करने का प्राधिकार प्राप्त होता है। आंतरिक लेखा परीक्षक या संगठन की आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए है। ये लेखा परीक्षक संगठन के प्रबंधन द्वारा गठित एजेंसी तथा विभाग का गठन करते हैं तथा यह संगठन का एक अभिन्न अंग होता है जो सीधे चीफ एग्जीक्यूटिव के अधीन कार्य करता है तथा कैग की भूमिका आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य की ऑडिट जांच तक ही सीमित होती है। तो इसकी लिमिटेशन को बताया गया है और इसके जो वैधानिक प्रारूप है उनके संदर्भ में बताया गया है कि लेखा परीक्षक की वर्तमान प्रणाली क्या है।
इसके संदर्भ में देखते हैं कि कैग द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जो कैग के द्वारा ऑडिट किया जाता है वह कितने प्रकार का होता है। वह 4 तरीके से होता है। पहला तो होता है वित्तीय लेखा परीक्षक, दूसरा नियमितता लेखा परीक्षक, तीसरा रसीद लेखा परीक्षक और चौथा निष्पादन लेखा परीक्षक। वित्तीय लेखा परीक्षक में होता है कि यह जांच करना होता है कि कार्यपालिका की प्रशासनिक कार्रवाइयाँ न केवल निर्धारित कानून, वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप है, बल्कि यह उचित भी है तथा इसके फलस्वरूप कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई है, इसके संदर्भ में है। फिर आती है नियमितता लेखा परीक्षक के अंतर्गत। इसमें ये मुख्य रूप से इसकी जांच होती है कि यह सभी भुगतान विधिवत अधिकृत हैं या निर्धारित रूप से उचित वाउचर द्वारा प्रमाणित हैं कि नहीं, उसके संदर्भ में जांच की जाती है। रसीद लेखा परीक्षक के संदर्भ में इसमें संघ स्तर पर आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क रसीदों की लेखा परीक्षक तथा राज्य स्तर पर राज्य करों की लेखा परीक्षक इसमें शामिल होती है। निष्पादन लेखा परीक्षक के अंतर्गत इसमें किसी भी लेन देन से संबंधित एक योजना या कार्यक्रम के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसके संदर्भ में है। तो कौन कौन से इसके ऑडिट के प्रकार हैं? वित्तीय लेखा परीक्षा, नियमितता लेखा परीक्षा, रसीद लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा होते हैं। डेटा के मानकीकरण का इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि जो डेटा के मानकीकरण के संदर्भ में बात की गई है वह उसका क्या महत्व है। जैसे अलग अलग विभागों या एजेंसियों द्वारा भंडारित डेटा को बेहतर विश्लेषण या साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए बाधा रहित तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। डेटा मानक नीति निर्माताओं, अधिकारियों के साथ साथ लेखा परीक्षकों की भी डिजिटल लेखा परीक्षा करने में मदद करेंगे। मानकीकरण से लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से मदद मिलेगी, जिसका तात्पर्य है कि एक मानकीकृत डेटा एक्सपोर्ट फॉर्मेट के अनुसार भंडारित डेटाबेस से प्रासंगिक डेटा की निकासी को सक्षम बनाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा माइनिंग जैसी नई तकनीक को आसानी से अपनाया जा सकता है, इसके संदर्भ में। अब पढ़ते हैं कि मौजूदा लेखा परीक्षा से संबंधित मुद्दे कौन कौन से उठ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग जैसे लेखा परीक्षा मानकीकरण का अभाव होना, लेखाकरण मानकीकरण का अभाव के संदर्भ में जैसे अलग अलग सरकार एजेंसियां या विभागों द्वारा बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए डेटा के विभागों के बीच साझा नहीं किया जाता है। साझा किया गया डेटा अक्सर कंप्यूटर द्वारा पढ़े जा सकने योग्य प्रारूप में उपलब्ध नहीं होता है। इसके अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया जा सकता, जिससे बहुआयामी समझ विकसित करने में मदद मिल सके। सर्वेक्षणों के माध्यम से किए गए डेटा पर अत्यधिक निर्भरता होती है, काफ़ी समय अंतराल पर जारी किए जाते हैं और इनकी उपयोगिता कम होती जाती है। वर्तमान में उपलब्ध डेटा के बारे में जागरूकता का काफ़ी अभाव है, इसके संदर्भ में ये अभाव की बात की गई है जो वर्तमान में प्रचलित प्रणाली है लेखा परीक्षा से संबंधित। अन्य मुद्दों में आता है कि लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को लागू करने के लिए शक्तियों का अभाव का होना। हालांकि लेखा परीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा कानूनों, नियमों, विनियमों के व्यवस्थित उल्लंघनों का उल्लेख होता है, किंतु कैग इसे रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई के लिए असमर्थ होता है। दूसरा आता है सरकारी कंपनियों के लिए अव्यवस्थित अकाउंट। जैसे राज्य सरकार की लगभग 900 कंपनियों में से 700 कंपनियों की वार्षिक खाता बही में 10-12 वर्षों की बकाये राशि बनी हुई है। कैग के अधिनियम से जुड़ी समस्याएं, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी धन खर्च करता है और उक्त खर्च के लिए वैध तरीके से मंजूरी नहीं मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी, इसे अधिनियम मौन रहता है। एकात्मक कार्य के संदर्भ में कि कैग की नियुक्ति संघवाद के सिद्धांत का पालन नहीं होता है। केंद्र राज्य सरकार से परामर्श के बिना कैग की नियुक्ति करता है। इसमें जो इससे संबंधित अन्य मुद्दे जो उठते हैं उसके संदर्भ में डेटा मानकीकरण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के तरीके के संदर्भ में डेटा एकीकरण और गुणवत्ता आश्वासन। अधिकांश प्रशासनिक और सर्वेक्षण डेटा राज्य स्तर पर उत्पन्न किए जाते हैं और यह अनुशंसा की जाती है कि गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया के गुजरने के बाद डेटा को राज्य डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी में एकीकृत किया जाना चाहिए या फिर गुणवत्ता आश्वासन की प्रक्रिया के अंतर्गत डेटा संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाता है और प्रारूप को मानकीकृत रूप से प्रदान किया जाता है। डेटा संग्रह या प्रबंधन आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय डेटा फ्रेमवर्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति के मसौदे के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सकती है। डेटा एकीकरण किसी केंद्रीय स्थान पर अलग अलग डेटाबेस या मंत्रालयों से संग्रहित डेटा के बीच रियल टाइम में डेटा साझाकरण को सक्षम बनाना चाहिए। यह कार्य एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे डेटा आम जनता तक आसानी से पहुंच को सुनिश्चित हो सकती है। डेटा भंडारण हेतु प्रौद्योगिकी को अपनाना। प्रशासनिक और सर्वेक्षण दोनों डेटा को वास्तविक समय में अलग अलग क्षेत्रों में डिजिटल स्वरूप में एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इससे कागज की बचत होगी और डिजिटल अभियान को बढ़ावा मिलेगा। डेटा का स्थानीकरण के संदर्भ में है गांव, ब्लॉक या जिला स्तर पर डेटा को एकत्रित करने के लिए अधिक से अधिक विस्तृत पर डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
तृतीयक बिग डेटा की भूमिका के संदर्भ में यह बेहतर गवर्नेंस और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए है। यह अनुशंसा की जाती है कि यह किसी निजी तृतीय पक्ष द्वारा एकत्र किए गए तृतीयक बिग डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। कौशल विकास और पुनर्गठन के संदर्भ में डेटा साइंटिस्ट जो सांख्यिकी, विशेषिकी, कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग जैसे विविध क्षेत्रों में दक्ष होते हैं उन्हें भारत सरकार के में शामिल किया जाना चाहिए इसके संदर्भ में। अब पढ़ते हैं कैग के बारे में। कैग की क्या भूमिका होती है, कैग के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए, उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। कैग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा का प्रमुख होता है। यह सार्वजनिक निधि का संरक्षक होता है। इसके अलावा कैग को केंद्र एवं राज्य स्तरों दोनों पर कि देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का पर्यवेक्षण भी करता है। इसकी भूमिका जैसे वित्तीय प्रशासन में, जवाबदेहिता बनाए रखने में, संसद के एजेंट के रूप में यह कार्य करता है। कैग की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जैसे कैग के लिए योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, राज्य के महालेखाकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित सभी निकायों को कैग के दायरे में लाना चाहिए और कैग को अर्धन्यायिक शक्ति दी जानी चाहिए। यह सुधार की आवश्यकता के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कुछ सुर्खियां रही हैं, जैसे कि जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत एवं और महालेखा परीक्षक को 4 साल या 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए अपने बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए चुना है। कैग ने विवरण प्रदान किया है और इसमें कहा गया है कि ILO ने बाहरी लेखा परीक्षक के नामांकन के लिए एक पैनल गठित किया था जो देश के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के प्रस्ताव देने का अनुरोध किया गया था। अलग अलग देशों में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान सार्वजनिक निकाय होते हैं और ये सरकारी राजस्व एवं व्यय लेखा परीक्षक के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश का लगभग हर परीक्षा सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान सेंटोसाई का सदस्य होता है तथा सर्वोच्च लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक स्वैच्छिक एक गैर राजनीतिक संगठन होता है जो अन्य कार्यों के साथ साथ लेखा परीक्षा के मानकों, SAI के गवर्नेंस और उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य करते हैं। इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जैसे एफ्रोसाई अफ्रीका, एरोबोसाई मध्य एवं उत्तरी अफ्रीका, एसोसाई एशिया, कारोसाई कैरिबियन और यूरोसाई यूरोप और यूरेशिया, OLACEFS लैटिन अमेरिका के लिए, ओपासाई ओशनिया के लिए है। कैग को 2024 से 27 के लिए ASOSAI का अध्यक्ष चुना गया है, मतलब एशिया का अध्यक्ष चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और सुरक्षा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन एक अंतर सदस्यीय संसदीय संघ की वर्तमान में महालेखा परीक्षक 2020 से 2022 की बाहरी रूप से लेखा परीक्षा की जा रही है। मतलब ये 2022 से 2023 के अंतर्गत इसमें खाद्य एवं कृषि संगठन में 2020 से 2025 तक, विश्व स्वास्थ्य संगठन में 2020 से 2023 तक, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में 2022 से 2027 तक और राष्ट्रीय रासायनिक हथियार निषेध संगठन में 2021 से 2023 तक के लेखा परीक्षा की जा रही है। अब पढ़ते हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो संसदीय विशेषाधिकार के बारे में पढ़ते हैं कि यह होते क्या है। संसदीय विशेषाधिकार विधायिका के सदस्यों से प्राप्त कुछ कानून का संरक्षण होता है। इसके तहत संसद को उनके विधायी कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए कुछ कार्यों या दिए गए बयानों के लिए दीवानी या आपराधिक दायित्वों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। संसद यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र संस्था है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या सदन की अवमानना हुई है या किसी भी अदालत में यह शक्ति नहीं सौंपी गई है। यह संसद को एकमात्र संस्था है कि वह यह सुनिश्चित करती है कि किस विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है और किसकी अवमानना हुई है। यदि पीठासीन अधिकारी सहमति दे देता है तो सदन इस प्रश्न पर विचार कर सकता है और निर्णय ले सकता है कि इसके विशेषाधिकारों को भी समिति को भी सौंप कर सकता है। राज्यसभा के लिए एक समिति में 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा में इस समिति के लिए जो सदस्य होते हैं वह 15 सदस्य होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार आता है, एक सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के अंतर्गत वे अधिकार शामिल होते हैं जो संसद के प्रत्येक सदस्य के लिए उसकी आधिकारिक क्षमता से प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए सांसद सदन में अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र होता है। संसद के सत्र के दौरान किसी भी सदस्य को सिविल या दीवानी में मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
सदन में कहीं भी कही गई बात या प्रकट किए गए मत के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी और सत्र के दौरान गवाह के रूप में पेश होने से उन्मुक्ति इत्यादि के संदर्भ में होते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार के संदर्भ में होता है कि ये सामूहिक विशेषाधिकार सामूहिक रूप से प्रदत्त विशेषाधिकार होते हैं और उनकी प्रकृति अधिक सामान्य है। उदाहरण के लिए जैसे दस्तावेज और रिपोर्ट और चर्चाओं को प्रकाशित करने का अधिकार, अन्य लोगों को ऐसा करने से रोकने का अधिकार, अदालतों के लिए सदन की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित होता है और किसी सदन की गिरफ्तारी, रिहाई आदि की तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार इत्यादि इससे संबंधित हैं, जो सामूहिक विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के महत्व के बारे में पढ़ते हैं तो यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार के अभाव में सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों के हितों को पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। साथ ही सांसद बिना किसी भय के सरकार के कार्यों की जांच भी नहीं कर सकेंगे। सांसदों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सांसदों की कानूनी कार्रवाइयों के भय के बिना भूमिका निभाने में सक्षम होते हैं। सांसदों के सामूहिक अधिकारों की रक्षा करने के संदर्भ में अनुचित प्रभाव को कम करने के संदर्भ में होते हैं। अब पढ़ते हैं संसदीय विशेषाधिकार सुर्खियों क्यों रहे। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए भाषण में कुछ अंशों की कार्यवाही से हटा दिया गया है। को इससे संबंधित तथ्य में कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को प्राप्त संसदीय विशेषाधिकार के विरुद्ध है। यह संसदीय विशेषाधिकार के विरुद्ध है, इसके संदर्भ में है। भारत में विशेषाधिकार के स्रोत के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान और प्रक्रिया के नियमों तथा पूर्ववर्ती निर्णयों पर आधारित कुछ विशेषाधिकार दिए गए। जैसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 105 और 194 में संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों से संबंधित होते हैं। फिर आता है वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सदन किसी भी समिति को बैठक के दौरान सिविल मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी और नजरबंदी से उन्मुक्ति का प्रावधान करती है। और प्रक्रिया के नियमों और पूर्ववर्ती निर्णयों के आधारित विशेषाधिकार के अंतर्गत सभापति या अध्यक्ष किसी भी सदन की गिरफ्तारी, नजरबंदी, सजा और कारावास की रिहाई में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होता है। प्राप्त करने का अधिकार होता है। संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में चुनौतियां क्या क्या इससे जुड़ी कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ, जैसे विशेषाधिकार कानूनों का उल्लंघन होना अक्सर राजनेताओं को अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश बनने की अनुमति देता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। विधायिका के सदस्य ही अपने विशेषाधिकारों के मामले में एकमात्र मध्यस्थ बन सकते हैं तथा ये वे ही तय करते हैं कि क्या उल्लंघन हुआ है, उल्लंघन की स्थिति में उचित दंड क्या हो सकता है, उसके संदर्भ में। संवैधानिक सीमित शक्ति के सिद्धांत के खिलाफ शक्ति के उल्लंघन के पृथक्करण का उल्लंघन के तहत कि इस पीठासीन अधिकारी, शिकायतकर्ता, अधिवक्ता और न्यायाधीश सभी रूपों में कार्य करता है और इसे कानूनी कार्यवाही के स्थापना के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेषाधिकारों की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रदान की गई संसद की प्रक्रियाओं और नियमों के अधीन होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार संसद के सदस्य को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण और दिए गए निर्णयों पर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं है। संसद की कार्यवाही न चल रही हो तब और सदन के बाहरी कहीं भी किसी बात के लिए सदस्यों की द्वारा किसी उन्मुक्ति या अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। या विशेष अधिकारों की कुछ सीमाएं हैं जो अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 121 के तहत दी गई हैं। अब भविष्य के लिए क्या हो सकती है इसकी भविष्य के लिए, जैसे ये अनुच्छेद 19(2) में संशोधन करना, इसमें संशोधन करके विधायिका की अवमानना अभिव्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए। इससे इस मामले में कुछ अनिश्चितता दूर होगी और सदन के दृष्टिकोण में लचीलापन बना रहेगा। इसके संदर्भ में दूसरा कि यह विशेषाधिकार समिति को पृथक रूप से स्वतंत्र दर्जा दिया जाना चाहिए। सामूहिक निर्णय के संदर्भ में कि अध्यक्ष या सभापति की अध्यक्षता वाली समिति को अवमानना की कार्यवाही पर निर्णय लेने और जांच करने का अधिकार होना चाहिए। पारदर्शिता के संदर्भ में संसदीय समितियों की कार्यवाही और रिपोर्टिंग से संबंधित नियमों में ढील दी जानी चाहिए। इसके संदर्भ में अब इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि विशेषाधिकार के आधुनिक सिद्धांत किसी पुरानी व्यवस्था के निर्भर नहीं रहना चाहिए और विशेषकर ऐसी व्यवस्था पर जिसका मुख्य उद्देश्य संसद के अधिकारों पर बल देता है। संसदीय विशेषाधिकार के लिए संहिताकरण प्रकार करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका के सदस्यों से मिलकर एक अलग समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसको निष्कर्ष के रूप में देखा जाता है।
संसदीय विशेष अधिकारों के लिए संहिताकरण है। विशेष अधिकारों से संहिताकरण का प्रश्न बहुत पुराना है। संविधान सभा में संहिताकरण के संबंध में तर्क दिया गया था कि इसे आधार बनाकर नकार दिया गया था। जब कोई नई स्थिति उत्पन्न होगी तब उसके तालमेल को बिठाना संभव नहीं होगा। उसके संदर्भ में संहिताकरण की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विशेष अधिकार मौलिक अधिकारों से सुसंगत होंगे, तब इसकी आवश्यकता होगी। उसे न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया जा सकेगा, उनके उपयोग की मनमानी को दूर करेगा। इसके संबंध में संहिताकरण की आवश्यकता होगी। इसके खिलाफ संहिताकरण के खिलाफ जो तर्क है कि इसे उन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा जो संसद की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। इससे न्यायपालिका का हस्तक्षेप बढ़ेगा और इससे नए विशेष अधिकार निर्मित नहीं किए जा सकेंगे। इसके संदर्भ में तो ये टॉपिक रहा संसदीय विशेष अधिकार के संदर्भ में। जो हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंशों को कार्यवाही से हटा दिया गया है, उसके संदर्भ में इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि इसके संसद के स्रोत, उनके विशेष अधिकारों में व्यक्तिगत विशेष अधिकार, सामूहिक विशेष अधिकार, विशेष संसदीय विशेष अधिकार का महत्व, चुनौतियाँ और आगे क्या इसकी राय हो सकती है, उन सब के बारे में बताया गया है। अब पढ़ते हैं मेयर या महापौर के पद के बारे में। इसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्यों को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं देता है। भारत में मेयर प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मेयर प्रणाली है। मेयर प्रणाली के लिए नगर निगम में मेयर सामान्यतः पार्षदों द्वारा चुना जाता है। इसका चुनाव पार्षदों के बीच अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए किया जाता है और पार्षद समितियों के माध्यम से कार्य करते हैं तथा इसमें सबसे शक्तिशाली स्थायी समिति होती है जो संचालन समिति के रूप में कार्य करती है और कार्यकारी, पर्यवेक्षी और वित्तीय कार्मिक शक्तियों का भी प्रयोग करती है। तो स्थायी समिति के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? कार्यकारी, पर्यवेक्षी और वित्तीय कार्मिक सभी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। नगर आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर निगम कार्यकारी का शाखा का प्रमुख होता है तथा यह सभी कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त में निहित होती हैं। 1992 के अधिनियम में निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों का प्रावधान किया गया और मनोनीत पार्षदों का चयन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाता है। उन्हें नगरपालिका प्रशासन में उनके विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर चुना जाता है। इसके संदर्भ में इसका कोलकाता मॉडल को एक बार समझ लेते हैं कि कोलकाता मॉडल परंपरागत कमिश्नरी के विकल्प के रूप में एक मॉडल कोलकाता में लागू किया गया है। यह मॉडल 1984 में लागू किया गया है। यह नगर प्रशासन के मेयर इन काउंसिल के रूप में जाना जाता है। इसे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संचालित कैबिनेट सरकार के फॉर्मूले की नकल करने वाले मॉडल के रूप में वर्णित किया जा सकता है और यह प्रणाली मेयर और 10 सदस्यीय कैबिनेट से मिलकर बनी होती है। इसमें निर्वाचित पार्षदों को अलग अलग पोर्टफोलियो सौंपे जाते हैं। नगर आयुक्त इस मॉडल में प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। वह मेयर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। यह कोलकाता मॉडल के अंतर्गत आता है। मेयर प्रणाली से संबंधित चुनौतियों के बारे में, इसमें कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है, स्पष्टता का अभाव रहता है, कार्यकाल में असमानता रहती है, मेयर्स और नौकरशाहों के बीच सामंजस्य की कमी होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होता है कि राज्य सरकारें शहरी स्तर की संस्थाओं को अधिक अधिकार नहीं सौंपना चाहती हैं। अक्सर शहरी संस्थानों का विकास के नाम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आते हैं मेयर या महापौर की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में। मेयर एवं महापौर की शक्तियों के बारे में नगरपालिका का नागरिक होने के नाते औपचारिक अवसरों पर शहर का प्रतिनिधित्व करता हूँ, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता हूँ, आम जनता की शिकायतों को सुनता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। नगरपालिका के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करता है। नगर आयुक्त तथा राज्य सरकार के बीच संचार के माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा यह शहरी स्थानीय निकायों तथा सभी स्थानीय समितियों की पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है। इसके संदर्भ में है इसके कार्य एवं शक्तियाँ हैं। अब आगे की राय में देखते हैं कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश की गई है कि ARC में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होना चाहिए, उसका 5 वर्ष कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, मेयर को शहर या शहरी निकाय का मुख्य कार्यपालक होना चाहिए, साथ ही शहरी निकाय के पास आयुक्त सहित सभी अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति होनी चाहिए। नगर निगमों और महानगरों में मेयर द्वारा ही मेयर की कैबिनेट की नियुक्ति की जानी चाहिए। मेयर को निर्वाचित निगम परिषदों के में से कैबिनेट सदस्यों का चयन करना चाहिए और कैबिनेट मेयर के समग्र निर्देशन और नियंत्रण के तहत उन्हें सौंपे गए मामलों में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करेगी। मेयर इन काउंसिल के बारे में, मेयर इन काउंसिल मेयर्स के
ग्लोबल इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन में प्रकाशित किया है और उन्होंने राय व्यक्त की है कि भारत को नगरपालिका के स्तर पर राजनीतिक कार्यकारी अर्थात मेयर इन काउंसिल पर विचार करना चाहिए, इसके संदर्भ में बताया गया है। अब आता है शहरी स्थानीय निकायों के बारे में एक बार नज़र डालते हैं कि उनके क्या संविधान में स्रोत हैं, इसकी शक्तियाँ क्या हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या भविष्य में इसके लिए प्रावधान हो सकते हैं। जैसे स्रोत के बारे में देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इनकी स्थापना की गई। यह यूएलबी द्वारा वित्त पोषित अपने हर 5 वर्ष के लिए स्थानीय चुनाव कराने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। इसकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में यूएलबी को संविधान की बाहरी शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। इसे 18 विषय हैं और इसके अतिरिक्त राज्य का एक विधानमंडल कानून द्वारा निम्नलिखित से संबंधित किसी भी कार्य को शहरी स्थानीय निकाय को सौंप सकता है। आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना तथा ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। इनके संबंधित मुद्दे आते हैं जैसे वित्त की कमी, अनियोजित शहरीकरण, राज्य का अत्यधिक नियंत्रण, कम प्रभावशीलता, एजेंसियों की बहुलता, कर्मियों की गुणवत्ता का अभाव और लोगों की भागीदारी का निम्न स्तर होना। भविष्य के लिए हो सकता है कि अधिक स्वायत्तता मिले, करों की अधिक हस्तांतरण, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना और समग्र रूप से शहरी नियोजन इत्यादि हो सकते हैं। और यह किसके संदर्भ में दिया गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया है कि संविधान नगरपालिका के मनोनीत सदस्य को मेयर का चयन करने के लिए वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके संदर्भ में भारत की मेयर प्रणाली के बारे में पढ़ा, इससे संबंधित चुनौतियां तथा इसकी शक्तियां एवं कार्य और भविष्य में क्या चुनौतियां हो सकती हैं उसके संदर्भ में चर्चा की गई है। अब आता है न्यायिक बहुमतवाद के बारे में। न्यायिक बहुमतवाद सुर्खियों में क्यों रहा है और न्यायिक बहुमतवाद क्या होता है और इसके संबंधित क्या चिंता है और क्या इसकी आगे की राय हो सकती है, इसके संदर्भ में पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं न्यायिक बहुमतवाद होता क्या है। इसका संवैधानिक आधार पर देखते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 145 के क्लॉज 5 के अनुसार न्यायिक निर्णय के लिए बहुमत की सहमति की आवश्यक होती है। संख्यात्मक बहुमत से ऐसे मामलों के लिए विशेष महत्व रखता है जिसमें संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त व्याख्या की जाती है और ऐसे विषयों पर निर्णय दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में संविधान के अनुच्छेद के 145 के क्लॉज 3 के अनुसार 5 या अधिक न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठों का गठन किया जाएगा तथा गठन किया जाएगा। तो इसका न्यायिक बहुमतवाद का संवैधानिक आधार क्या है कि अनुच्छेद 145 के क्लॉज 5 के अनुसार न्यायिक निर्णय के लिए बहुमत की सहमति आवश्यक होगी। इसमें ऐसे मामलों को विशेष महत्व रखता है जो संख्यात्मक बहुमत से हो, जिनमें संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त व्याख्या की जाती है और ऐसे निर्णय दिए जाते हैं तथा इसमें अनुच्छेद 145 के क्लॉज 3 में के अनुसार 5 या उससे अधिक जैसे 5 या 7, 9 या 11 यहाँ तक कि 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। इसके संदर्भ में अनुच्छेद 145(5) कहता है कि इसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना, मतलब न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति के बिना किसी मामले में कोई निर्णय नहीं दिया जाता। इसमें यह भी कहा गया है कि जो न्यायाधीश बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं है वह अपना अलग निर्णय या राय देने के लिए स्वतंत्र है। तो इसमें न्यायाधीशों की बहुमत की सहमति के संदर्भ में यह अनुच्छेद 145 है। अब चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में रहने में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले को सही ठहराया है। अन्य संबंधित तथ्य हैं कि विशेषज्ञों ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवालों का फैसला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत मात्र से किया जाता है। जैसे कि कुल 9 न्यायाधीशों वाली पीठ में 5 से 4 बहुमत के आधार निर्णय होंगे। कहने का आशय है कि बस आधे से अधिक न्यायाधीशों का समान मत होना चाहिए तथा न्यायिक दृष्टि में बहुमत में निर्णय लेने के इस तरीके को न्यायिक बहुमतवाद के रूप में कहा जाता है। इसे न्यायिक बहुमतवाद कहा जाता है कि बहुमत में निर्णय लेने के संदर्भ में। न्यायिक बहुमतवाद का समर्थन करने वाले तर्क है कि निर्णय लेने में आसानी और दक्षता, बहुमत के विचारों में वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता के कारण समानता आदि होता है। अब न्यायिक बहुमतवाद से संबंधित चिंताएं जैसे कि व्यक्तिगत गलत
व्याख्या, क्या पूरी तरह से संभव है कि बहुमत वाले निर्णय में पद्धति संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं? सराहनीय असहमति की उपेक्षा की किसी बाद में बहुमत के निर्णय से असहमत न्यायाधीशों की संख्या कम होने के बावजूद असहमति के पक्ष में उनके द्वारा दिए गए तर्क अचूक होते और इसके बावजूद भी बाद में अंतिम निर्णय में उनके तर्कों को अधिक महत्व नहीं मिलता है। ऐसे उदाहरण के तौर पर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला बाद में कहा गया है कि असहमतिपूर्ण राय कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेनलिज्म की स्थितियों के दौरान भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखती है तथा यह संवैधानिक असाधारणता वह होती है जिसके तहत यह माना जाता है कि यदि कोई देश, समाज, समय काल इत्यादि असाधारण हो तो यह आवश्यक नहीं है कि साधारण रूप से स्वीकृत सिद्धांतों या नियमों का ही अनुसरण किया जाना चाहिए। अब प्रभाव बनाम असहमति, जैसे प्रभाव बनाम असहमति में कि न्यायिक असहमति की दर 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय में 1.27% थी, जबकि 1980 में 10.52% थी। आगे की राय में देखते हैं कि न्यायिक बहुमतवाद के विकल्प के रूप में कि सर्वोच्च बहुमत का निर्णय होना, पैनल द्वारा बहुमत से लिए गए निर्णय और बहुमत के आधार पर वेटेज होता है, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज का बेहतर विश्लेषण होना तथा इसकी न्याय प्रणाली में मात्र न्यायाधीशों के बहुमत के आधार पर निर्णय देने वाली प्रणाली का समर्थन करने वाले अधिकृत दस्तावेजों और तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। संवैधानिक मामलों के अंतर्गत संविधान पीठ में कई लंबित मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध और उन पर निर्णय सुनिश्चित रखे गए हैं। ऐसे में हमें न्यायिक बहुमतवाद के उन तर्कों पर विचार करना चाहिए जिनके आधार पर इन मामलों पर फैसला किया जाना है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं इंटरनेट शटडाउन के बारे में, सुर्खियों में क्यों रहा। इंटरनेट एडवोकेसी वॉचडॉग एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा है। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि भारत लगातार 5वें वर्ष इंटरनेट शटडाउन की सूची में शीर्ष पर रहा और 2017 के बाद पहली बार भारत में 100 से कम शटडाउन हुए। एक्सेस नाउ के अनुसार 2022 में दुनिया भर में दर्ज किए गए 187 इंटरनेट शटडाउन में से 84 भारत के रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक बार इंटरनेट शटडाउन लागू किए गए, इसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। पढ़ते हैं इंटरनेट शटडाउन के होता क्या है, इंटरनेट शटडाउन के पीछे तर्क क्या है, इसकी तकनीकें क्या है और इसके प्रभाव क्या क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट शटडाउन के बारे में पीछे तर्क है कि शांति बनाए रखना, गलत सूचनाओं और अफवाहों किसी भी क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। फेक न्यूज की रोकथाम के संदर्भ में, आतंकवाद के खिलाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में तथा परीक्षा में छात्रों को परीक्षा में नकल करने से रोकना तथा इंटरनेट शटडाउन का एक लोकप्रिय उदाहरण रहा है। इंटरनेट शटडाउन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकें जैसे डीएनएस से छेड़छाड़, अधिकारी उस डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं जो अनुचित कंटेंट होस्ट कर रहा है या साइट को एक्सेस करने के लिए इच्छुक उपयोगकर्ताओं के ब्राउजर के लिए वेबसाइट को अदृश्य बना देता है, क्योंकि यह साइट्स के आईपी एड्रेस पर डोमेन नेम की ट्रांसलेशन को रोकता है। आईपी ब्लॉकिंग के संदर्भ में, यूआरएल फिल्टरिंग के संदर्भ में और कम सामान्य रणनीतियां इसके संदर्भ में है कि इन रणनीतियों में आईपी ब्लॉकिंग और कीवर्ड फिल्टरिंग शामिल होती हैं और रणनीतियां व्यापक इंटरनेट सेंसरशिप को लागू करने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधियां होती हैं। इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव के बारे में, इनके प्रभाव आर्थिक प्रभाव होते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के अनुसार यह उल्लेख किया गया है कि 2019 से 2021 में 46 देशों में इंटरनेट शटडाउन के कारण $20.54 बिलियन का नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीतिक पारदर्शिता को बाधित करता है, निजता के सक्षम जोखिम होता है, शिक्षा पर प्रभाव डालता है, पत्रकारिता पर प्रभाव डालता है, सामाजिक प्रभाव, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, इन सब पर प्रभाव डालता है। इसके लिए इंटरनेट शटडाउन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत किया जाता है। इन नियमों में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया था। 2017 के नियम में लोक आपात के आधार पर एक क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का प्रावधान करते हैं और एक बार में ऐसा केवल 15 दिनों की अवधि में ही किया जाता है। इस तरह भारत सरकार के मामले में गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा राज्य सरकारों के मामले में राज्य के प्रभावी गृह सचिव द्वारा जारी किए जा सकते हैं। यह इसके संबंध में प्रावधान है। इसके लिए आगे की राय में देखते हैं कि इसके सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार इंटरनेट शटडाउन लागू करते समय 6 सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। पहला कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, साथ ही इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कानून पर आधारित होना चाहिए। दूसरा, इसका सहारा तब लिया जाना चाहिए जब यह किसी वैध उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। तीसरा, यह इंटरनेट शटडाउन को अपने वैध उद्देश्य के आनुपातिक होना चाहिए और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जोखिम या न्यूनतम दखल देने वाले
साधन के रूप में होना चाहिए। चौथा, यह इंटरनेट शटडाउन किसी न्यायालय या अन्य किसी स्वतंत्र अधिनिर्णायक निकाय की पूर्व मंजूरी से की जानी चाहिए। और इसके पांचवा, इसके बारे में जनता और दूरसंचार या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अग्रिम सूची में सूचित किया जाना चाहिए। छठवां, शटडाउन में से जिनके अधिकार प्रभावित हुए हैं उनके लिए सुलभ और सार्थक निवारण तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब आता है चयनात्मक प्रतिबंध होना चाहिए। इंटरनेट कंपनियों की भूमिका, जैसे इंटरनेट कंपनियों को शटडाउन के कारण होने वाली बाधा को रोकने के लिए सरकार और नागरिक समाज सहित हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। लोक आपात जैसे शब्दों को परिभाषित किया जाना चाहिए और डिजिटल साक्षरता में सुधार के संदर्भ में प्रावधान किए जाना चाहिए जो डिजिटल सुरक्षा कौशल में बुनियादी डिजिटल सुरक्षा प्रदान करे, इसके संदर्भ में। और इंटरनेट शटडाउन के संदर्भ में पैनल ने कुछ सिफारिशें की हैं जो संचार एवं प्रौद्योगिकी में स्थानीय संसदीय स्थायी समिति 2021 में दूरसंचार सेवाओं में इंटरनेट के निलंबन तथा उसके प्रभाव के पर एक शीर्षक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उसे शटडाउन हटाने के संबंध में आनुपातिकता में के एक स्पष्ट सिद्धांत को प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही इसके लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए और उसे गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में उपयुक्त कार्य करने चाहिए। इसके संदर्भ में संबंधित सुर्खियों के बारे में, इसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश में स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की कुल संख्या 32 होगी, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। इसे संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 1 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से ही निर्धारित किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत करता है। इसमें प्रक्रिया ज्ञापन के आधार पर की जाती है। प्रक्रिया ज्ञापन वह होता है जो केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री CGI द्वारा भेजी गई सिफारिश पर विचार करते हैं, वह प्रक्रिया ज्ञापन होता है। अब पढ़ते हैं कॉलेजियम प्रणाली का वह माध्यम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और किसी हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है या स्थानांतरण किया जाता है, उसके संदर्भ में है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके न्यायाधीश में 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी होते हैं। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम के अध्यक्ष संबंधित उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उनके सदस्य होते हैं और यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजती है। कॉलेजियम प्रणाली 3 जजेस केस से विकसित हुई है तथा ये 3 मामले हैं, जैसे फर्स्ट जजेस केस में 1981 का SP गुप्ता मामला, सेकंड जजेस केस में आता है 1993 का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन एसोसिएशन बनाम भारत संघ और थर्ड जजेस केस में 1998 का केस आता है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्ति और स्थानांतरण पर अपनी राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श करता है। इसके संदर्भ में अब आते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के ने राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चुनने का निर्णय लिया। संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 को ECI के राजनीतिक दलों में मान्यता देने तथा चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। इस आदेश में धारा 15 के तहत ECI किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूह या वर्गों के बीच इस दल के नाम और चिन्ह के दावे को लेकर विवाद का फैसला कर सकती है। सादिद अली मामले में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने विलय के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए ECI के अधिकार को बरकरार रखा था और शीर्ष न्यायालय के निर्णय में पहुंचने के लिए 3 परीक्षण निर्धारित किए गए, जिसके अंतर्गत राजनीतिक दल के संविधान के लक्ष्यों के उद्देश्यों का परीक्षण करना, राजनीतिक दल के संविधान का परीक्षण करना और बहुमत का परीक्षण करना। इसके संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1971 और उनकी धारा 29 और निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के अनुसार ECI किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हो, राज्य स्तरीय दल, निर्दलीय उम्मीदवार के संदर्भ में होता है। अब आता है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 के 19वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की समापन सत्र को संबोधित किया। लोकसभा के अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की स्थापना 1911 में हुई थी। यह राष्ट्रमंडल 9 भौगोलिक क्षेत्रों के बीच विभाजित 180 से अधिक विधानमंडलों से बना होता है। राष्ट्रमंडल 56 सदस्य देशों का एक संघ है। इसमें अधिकतर देश ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशक रहे हैं, वही इसके सदस्य ज़्यादातर रहे हैं। अफ्रीका क्षेत्र के बाद भारत में CPA के सदस्य संख्याओं की संख्या अधिक है तथा CPA भारत क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित किया गया है। तो इसको कितने जोन में विभाजित किया गया है? यहाँ पर 4 में कि इसका अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं।
पदेन सभाधिपति के रूप में कार्य करते हैं। इनकी स्थापना 1911 में हुई है और जिसमें 9 भौगोलिक क्षेत्रों में 180 विधानमंडलों से बने हैं तथा यहाँ पर अधिकतर जो वही इसमें देश शामिल है जो ब्रिटिश उपनिवेशक थे और इसमें सदस्य सब संख्या अफ्रीका के बाद भारत की सदस्य संख्या सर्वाधिक है और CPO को 4 जोन में विभाजित किया गया है। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।